Hello everyone, this is Kiran. Today we will discuss law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility states that other things being equal, the marginal utility of a good diminishes as more of it is consumed in a given period of time. According to Professor Samuelson, as the amount consumed of a good increases, the marginal utility of the good tends to decrease. जो हमारा लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, ये हमें क्या बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहे, अदर थिंग बीइंग इक्वल, एक निश्चित समय में जब किसी वस्तु का अधिक उपभोग किया जाता है तब उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। तो ये जो नियम है सबसे पहले 19वीं शताब्दी में प्रोफेसर बेंथम, जेविन्स, मेंजर, इन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया। और जेविन्स के अकॉर्डिंग ये जो नियम है वो वेबर फैंचर के मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित है। इट इज आल्सो नोन एज गोसेन फर्स्ट लॉ, यानी कि इस नियम को हम गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो हम डेली लाइफ में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे सिमिलर कॉइन्स हैं, अगर नंबर ऑफ सिमिलर कॉइन्स की संख्या, जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो इंक्रीज होते चले जाएंगे तो नेक्स्ट कॉइन से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट assumptions आती है हमारी। Our first assumption is utility can be measured in the cardinal number such as 1, 2, 3, 4, means किसी भी वस्तु का जब हम उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है उसको गणनावाचक संख्याओं में 1, 2, 3, 4 में मेजर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने मान लो फर्स्ट आइसक्रीम, कप ऑफ आइसक्रीम का अगर कंजप्शन किया, उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो कितनी है, मान लो 4 यूटिल है। 4 यूटिल मीन्स कि हम लोग जो यूटिलिटी मिलेगी किसी भी गुड का कंजप्शन करने से उसको कार्डिनल नंबर, गणनावाचक संख्याओं में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट assumption क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर रहती है, क्योंकि किसी वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है, यानी कि किसी भी गुड की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, उसको हम मनी के रूप में, मुद्रा के रूप में मापते हैं। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। नेक्स्ट इज एवरी यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी बीइंग यूज्ड इज ऑफ सेम क्वालिटी एंड साइज। मीन्स उपभोग की जाने वाली जो वस्तु है वो गुण में, आकार में समान होती है, इस ये भी हम एज्यूम करके चल रहे हैं। देयर इज कॉन्टिन्यूस कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी, ये भी हमारी एक असम्पशन है। कंज्यूमर इज रैशनल पर्सन, जो हमारा कंज्यूमर है वो रैशनल पर्सन है, मीन्स कि वो अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। Our next assumption is there is no change in the taste, habit, fashion and income etc. हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि जो कंज्यूमर है उसके टेस्ट में, हैबिट्स में, फैशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जो हमारी घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है उसे अब हम एक टेबल से और डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे टेबल में देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि कप ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम और मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम आइसक्रीम जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। जब हम फर्स्ट कप का कंजप्शन करते हैं आइसक्रीम का तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 4 यूटिल। सेकेंड से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 3। देन थर्ड से 2। अगर हम फिफ्थ कप ऑफ आइसक्रीम का कंजप्शन करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो सीमांत उपयोगिता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो क्या हो जाती है, 0। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0, तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। इसके बाद भी अगर हम नेक्स्ट कप ऑफ आइसक्रीम का कंज्यूम करेंगे
तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसी एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम देखो, जो हमारा लॉ हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती चली जाएगी। तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जैसे जैसे आइसक्रीम का कंजप्शन बढ़ाया तो यहाँ पर जो सीमांत उपयोगिता है वो डिमिनिश हो रही है, 4, 3, 2, 1, देन 0 एंड देन नेगेटिव। तो इसी को हम एक डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, क्वांटिटी, और ओ वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, यूटिलिटी। यूटिलिटी फ्रॉम आइसक्रीम कंज्यूम, जो हम कंजप्शन कर रहे हैं गुड का। ए बी ये जो कर्व है ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है और इसकी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोप है, ये नीचे की ओर है। तो देखो जब हम यहाँ पर देखो, जब हम फर्स्ट कप ऑफ आइसक्रीम का कंजप्शन करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 4 यूटिल, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 4। सेकेंड का जब कंजप्शन करते हैं तो कितनी यूटिलिटी है, 3। देन थर्ड का जब कंजप्शन करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 2। इसी तरीके से जब 5 का कंजप्शन करते हैं यहाँ पर तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 0। तो ये जो सी पॉइंट है ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। इसके बाद भी अगर हम यहाँ पर ये जो टेबल में दिया हुआ है सिक्स्थ कप ऑफ आइसक्रीम का कंजप्शन करते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ से हम डायग्राम में देख भी सकते हैं कि सिक्स्थ पर यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो जब हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे तो हमें जो कर्व मिलेगा वो हमारा क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। नेक्स्ट आता है हमारा कॉजेज ऑफ इट्स एप्लीकेशन, मींस जो लॉ है हमारा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इस नियम के लागू होने के क्या कारण है। तो बेसिकली 3 कॉजेज हैं हमारे। फर्स्ट इज कमोडिटीज आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, सेकेंड इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड्स एंड थर्ड इज अल्टरनेटिव यूजेज। तो फर्स्ट हम देखेंगे कमोडिटीज आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो जो हमारे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार ये नियम इसलिए लागू होते हैं क्योंकि गुड्स के बीच में जो सब्स्टिट्यूशन है वो परफेक्ट ना होके इम्परफेक्ट होता है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं टी एंड कॉफी का, बोथ आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि अगर हम टी का कॉफी और या कॉफी के स्थान पर टी का यूज कर रहे हैं तो इनके बीच में जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो लिमिटेड होगा। एक टाइम पीरियड के बाद अगर हम दोनों के बीच में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, मीन्स चाय के स्थान पर कॉफ़ी या कॉफ़ी के स्थान पर चाय का प्रयोग करेंगे तो इनसे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड्स, कि हमारी कोई भी ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं है जिसको हम संतुष्ट ना कर सके, सेटिस्फाई ना कर सके। जैसे अभी हमने पीछे टेबल में भी किया था कि जब मार्जिनल यूटिलिटी है हमारी 0 होती है तो ये कौन सा पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। तो इस पॉइंट के बाद भी अगर एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी का हम कंजप्शन करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। मीन्स ऐसी कोई भी पर्टिकुलर वांट्स नहीं है जिसको हम सेटिस्फाई ना कर सके। इसके बाद नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव यूजेस। हमारी जो गुड्स होती है उनके जो यूज़ होते हैं वो अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे मिल्क का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मिल्क की क्वांटिटी हमारे पास कम है तो हम इसका प्रयोग जो है वो अधिक महत्वपूर्ण जो कार्य है हमारा उसमें हम मिल्क का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम इसके जो अल्टरनेटिव यूजेस है उसमें भी इसका यूज़ करेंगे। जैसे दूध, मिल्क का प्रयोग हम टी बनाने के लिए, कॉफ़ी के लिए या कर्ड बनाने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा यानी कि गुड की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाती है उसका उपभोग जो कंजप्शन है वो कम महत्वपूर्ण प्रयोगों में भी किया जाने लगता है। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि एडिशनल यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिमिनिश होती जाती है। Our next point is importance of the law. Law of diminishing marginal utility is the basis of all laws of consumption. 3 laws of consumption है हमारे. First is
लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड एंड द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। देखो, जो घटती सीमांत उपयोगिता का जो नियम है वो दूसरे नियमों का भी आधार है, चाहे वो समसीमांत उपयोगिता का नियम है, मांग का नियम है या उपभोक्ता की बचत की धारणा है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग एक उपभोक्ता जो है एक ही वस्तु को परचेज करने पर अपनी इनकम को खर्च नहीं करेगा, कि वो अपनी सारी इनकम को एक ही गुड को परचेज करने पर एक्सपेंडिचर नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जैसे जैसे वो उस गुड के एडिशनल यूनिट को परचेज करेगा उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो कम होती चली जाएगी। इसलिए वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अर्न करने के लिए डिफरेंट जो गुड्स है उन पर खर्च करेगा, और इस प्रकार से खर्च करता है कि विभिन्न वस्तुओं पर खर्च किए जाने वाले रुपए की अंतिम इकाई से उसे समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। इसी तरीके से अगर हम कंज्यूमर सरप्लस की बात करें तो कंज्यूमर सरप्लस की धारणा भी इसी नियम पर आधारित है। इस धारणा के अनुसार सीमांत इकाई से पूर्व वाली इकाइयों से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, और यही जो सरप्लस यूटिलिटी है इसी को ही हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वैरायटी इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। अब देखो, हम मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन में वैरायटीज़ देखने को मिलती है। इसका कारण क्या है कि अगर हम एक ही गुड का कॉन्टिन्यूसली कंजप्शन करते रहेंगे तो कंज्यूमर को उस गुड से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। इसीलिए कंज्यूमर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद उस गुड का कंजप्शन क्या करते हैं, बंद कर देते हैं और दूसरे गुड की डिमांड करने लगते हैं। इसलिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो भी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ गुड्स को मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं। तो ये भी इसकी एक इम्पॉर्टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन। अब देखो, जैसे हम जानते हैं कि जो हमारी गुड है उसकी कीमत डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा निर्धारित होती है, और किसी भी वस्तु की जो मांग है, जो डिमांड है, वो उसकी सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी पर निर्भर करती है। अगर कोई भी सेलर किसी गुड की ज़्यादा सेल करना चाहता है तो उसे उस गुड की प्राइस को कम करना पड़ेगा। इसका कारण क्या है कि वो जानता है कि किसी भी गुड के लिए जो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो तभी होगी जब वो उस गुड की प्राइस को कम करेगा, क्योंकि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी गुड की अधिक क्वांटिटी को परचेज करेगा उस गुड से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब प्रोग्रेसिव टैक्स कौन से होते हैं? जो टैक्स रेट जो है इनकम बढ़ने के साथ साथ उनकी टैक्स रेट भी जो है वो बढ़ती चली जाती है। अब अगर हम यहाँ पे रिच एंड पुअर की बात करें तो जो रिच पीपल्स होते हैं उनकी इनकम ज़्यादा होती है, उनके पास धन ज़्यादा होता है, इसीलिए उनके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है। और जो अगर गरीब व्यक्तियों की बात करें तो गरीब लोगों के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अमीर लोगों के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से ज़्यादा होती है। इसीलिए जब सरकार टैक्स लगाती है तो वो इस बात का ध्यान रखती है कि जो सेक्रीफाइस है वो बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल के बीच में वो इक्वल हो सके। फिर गवर्नमेंट जो भी रिवेन्यू कलेक्ट करती है टैक्सेशन से वो आगे एक्सपेंडिचर कर देती है फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम बिटवीन द रिच एंड पुअर। फिर इसी में एक हमारा पॉइंट आता है एडवांटेज टू द कंज्यूमर। प्रत्येक उपभोक्ता के लिए यह नियम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस नियम के अनुसार एक उपभोक्ता को किसी वस्तु के उपभोग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उस वस्तु की केवल उतनी ही इकाइयां खरीदनी चाहिए जिनकी सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के बराबर हो। मीन्स उसे कंज्यूमर को कितनी गुड्स परचेज करनी चाहिए जहां पर उस गुड की प्राइस और उस गुड से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो बराबर हो। तो ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंस है हमारे लॉ की। नेक्स्ट आता है हमारा डिमांड कर्व। When marginal utility is expressed in terms of money, in that case positive part of marginal utility
curve will be the demand curve. Our next point is criticism of the law. First criticism है cardinal measurement of utility is not possible. मीन्स जो हमारी सीमांत उपयोगिता का गणनावाचक माप संभव नहीं है. मीन्स उपयोगिता को हम गणनावाचक संख्याओं में 1 2 3 4 में नहीं माप सकते. नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट. हमने ये अजम्पशन ली थी कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो स्थिर रहती है. वास्तव में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती. एवरी कमोडिटी इज नॉट एन इंडिपेंडेंट कमोडिटी. मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड इन ऑल कंडीशन. ये भी इसकी एक क्रिटिसिज्म है. नेक्स्ट इज दिस लॉ इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन. तो ये भी इसकी एक हमारी क्रिटिसिज्म है. तो दिस इज आवर टॉपिक. थैंक यू एवरीवन.